नमस्कार दोस्तों। आज कई सवाल हम सबके सामने खड़े। पहला सवाल कि क्या ऑनलाइन ट्रोलिंग करके सच को छिपाया जाएगा और झूठ परोसा जाएगा? क्या तमाम बड़े पदों पर बैठे तमाम सारे सांसद, तमाम सारी पार्टियों के प्रमुख और वो इस तरह की भूमिका में आएंगे कि लगेगा कि वो राजनीति की निम्नतम निकृष्ट स्थिति में पहुंच गए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट आज अपने सबसे गर्दिश के दिनों में पहुंच गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट से किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है? और क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं को इंसाफ देगा जिनको सरकार चाहती है, उन्हें ही राहत देगा जिन्हें मोदी सरकार चाहती है? और मोदी सरकार अपने सारे अनैतिक कार्यों को पूरा करने के लिए अदालतों की भी मदद लेगी, जांच एजेंसियों की तो ले ही रही है। तो क्या इस देश की कार्यपालिका, विधायिका और अब न्यायपालिका तीनों गुलाम बन चुके हैं? और क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस अन्याय से मुक्ति दिलाकर देश के लोगों को न्याय दिला पाएगी? इन्हीं सारे विषयों पर यह चर्चा है। पहली शुरुआत करता हूं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। जिस मामले में गिरफ्तार किया गया कि वो 8.5 एकड़ जमीन उनकी है और यह कह के कि वो बेनामी संपत्ति है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में दिखाया गया। हालांकि यदि वो बेनामी भी थी, कोई भी थी, तो उसकी जांच और कार्रवाई सिविल कोर्ट में होनी चाहिए थी, लेकिन ईडी ने उसमें कार्रवाई की। जबकि यदि आप उसको चेक करें तो अपने शपथ पत्र में, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में और सब में दाखिल किया हुआ है हेमंत सोरेन ने। उनके पास उन्होंने नई संपत्ति नहीं खरीदी है, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो संदिग्ध हो। लेकिन ईडी कहती है 2009 में उन्होंने वह जमीन खरीद ली। तो जिस जमीन को वो कहती है कि उन्होंने खरीद ली, वह जमीन न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। और वह जमीन जो उसका मालिक है, वही मूल मालिक आज भी है। फिर जो मूल मालिक कल था, 2007 में था, 8 में था, 9 में था, 10 में था, वही आज भी है। तो फिर 2009 में उन्होंने कौन सी जमीन खरीद ली? रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं पर भी ना तो हेमंत सोरेन, ना उनके किसी परिवार के, दूर दूर के किसी सदस्य के नाम वह जमीन नहीं है। फिर भी उनको दिखा करके और किस तरीके से किया गया, ये कौन सी जांच है? इतनी महान जांच एजेंसी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सब, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उनको जब सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 जो मानवाधिकार के तहत आता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विशेष परिस्थितियों में भी सुनवाई करने के लिए बाध्य है, उसमें देश के 2 नामचीन वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में जाते हैं और कहते हैं गुनाह हुआ है, इस पे सुना जाना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 जजेस की बेंच बनाते हैं। इन 3 जजेस के आप नाम सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला तो पहले ही हो चुका था। बेला एम त्रिवेदी, ये बेला त्रिवेदी वही है जो नरेंद्र मोदी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सचिव हुआ करती थी। आप समझ लीजिए, जिनकी सचिव हुआ करती थी, विधि सचिव, उन्हीं के हैं। तो आप फैसले के बारे में आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में एक दूसरे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ये जस्टिस संजीव खन्ना एचआर खन्ना के भतीजे हैं। ये वही एचआर खन्ना है जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरन तमाम सारी चीजें कर रहे थे, सरकार को जबरदस्ती घेरने की कोशिश कर रहे थे, और ये आरएसएस की पृष्ठभूमि से। जब
ऐसा हुआ तो जब वक्त आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने का, उस वक्त में एच.आर. खन्ना को ना बना करके दूसरे चीफ जस्टिस बनाए गए थे, जिस कारण एच.आर. खन्ना ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। संजीव खन्ना को जब जस्टिस बनाया गया तो उनको वही कमरा अलॉट किया गया जो उनके चाचा के पास था। ये आप समझ लीजिए। तो वो एक नियत रखते हैं उन लोगों के खिलाफ जो समझ सकते हैं। इसके बाद में तीसरे एक हैं जस्टिस एम.एम. सुंदरम। ये वो जस्टिस हैं जो अपना खुद मद्रास हाई कोर्ट में भाषण दे रहे थे और उस भाषण में उन्होंने कहा जो सिस्टम के साथ नहीं चलता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए मैं सदैव सिस्टम के साथ चलता हूं। यानी वो फैसला नहीं देने का काम करते हैं, वो सिस्टम के साथ चलने का काम करते हैं जिससे कुर्सी बची रहे। तो तीनों जजेस का आपने जान लिया, तो बेंच का फैसला भी आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। फैसला वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप यहां क्यों आए हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा आप यहां क्यों आए, तो उन्होंने कहा यह हमें अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत, इसलिए आए हैं। और हमारे आने के पीछे वजह यह है कि इसके पहले भी इससे कम महत्वपूर्ण मामलों में भी अनुच्छेद 32 पर अदालत ने सुनवाई की है और फैसला भी दिया है। उन्होंने उदाहरण भी दिया। अर्णव गोस्वामी को जमानत इसी कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत ही दी थी। इसी कोर्ट ने विनोद दुआ को भी जमानत अनुच्छेद 32 के तहत दी थी। इन्होंने बिल्किस याकूब को भी जमानत इसी तहत दी थी। यही नहीं, मधु लिमय का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी संविधान बेंच बना करके किया गया था, याद करिए ये। और इसके बाद केरला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मामले में दिया था। अमीश देवगन पत्रकार हैं, उनके मामले में सुना गया था। यूपी वर्सेस मीना का मामला था, उसमें सुना गया था। और यही नहीं, नूपुर शर्मा के मामले में सुना गया, मुकेश गुप्ता के मामले में सुना गया, कुर्बान अली के मामले में सुना गया, शाहीन अब्दुल्ला के मामले में सुना गया। और यही नहीं, जो अधिकार नहीं है, जो ह्यूमन राइट नहीं कह सकते क्योंकि वो एक जांच एजेंसीज हैं, ईडी तक अनुच्छेद 32 के तहत मुकदमा 2 करी है और वो भी सुना जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा भी जब मुख्तार अंसारी का जेल से ट्रांसफर का मामला था, उसमें भी यूपी हाई कोर्ट यूपी से गए थे और वो भी सुना गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये सब सुने जा सकते हैं तो यह तो अति महत्वपूर्ण है कि एक प्रदेश का सिटिंग मुख्यमंत्री जो भारत के इतिहास में पहली बार गिरफ्तार किया जा रहा हो तो उस पर क्यों नहीं सुना जाएगा। लेकिन अदालत से जो मैंने पहले ही बताए जो नाम, इनसे क्या उम्मीद करें। कोई सिस्टम से चल रहा है, कोई मोदी जी की कृपा से चल रहा है, कोई आरएसएस बैकग्राउंड का है। तो ऐसी स्थिति में उनसे उम्मीद इतनी थी कि वो कहेंगे हम नहीं सुनेंगे और हम हाई कोर्ट को भी ये डायरेक्शन नहीं देंगे कि वो टाइम बाउंड सुने। तो आप इससे समझिए और कहा आप हाई कोर्ट जाइए। तो आपसे कौन सी पूछने की जरूरत है, हाई कोर्ट में तो हम चले ही जाएंगे। यह हो गया है सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस ऐसी ही बेंच बनाते हैं जब इस तरह के मामले होते हैं जहां नरेंद्र मोदी का इंटरेस्ट होता है। तो यह आपके सामने है। तो फैसला तो पहले ही आ गया था जब यह बेंच बनी थी। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात आज हो गए हैं देश में। और जब यह हालात हो गए हो तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि विधायिका का हमने देख लिया पिछले संसद के सत्र में कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सभापति और स्पीकर दोनों ने किस तरीके से भाजपा के एजेंट की तरह काम किया, जो कि एक संवैधानिक पद होता है, स्वतंत्र पद होता है, लेकिन एजेंट है। और किस तरीके से भारत के इतिहास में ही नहीं दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा सांसद सस्पेंड किए। इसके बाद इसी तरीके से
हमने कार्यपालिका की स्थिति देख ली है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियां, पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करती है। तो सब एक तो बात ये है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे देश की तीनों संवैधानिक संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र है। जिसका नहीं जिक्र है उस मीडिया पे आ जाते हैं। वो मीडिया किस तरीके से, मीडिया की हालत यह है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ कैसे नैरेटिव बनाया जाए, कैसे खड़ा किया जाए एक पूरा माहौल, उसके लिए पूरे टाइम काम करता है। और कैसे नरेंद्र मोदी को भगवान बना के, भगवान का अवतार बना करके पेश किया जाए, इसके लिए पूरे टाइम लगा रहता है। तो यह खेल जब चल रहा हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और वह इस देश के लोगों के न्याय के लिए, उनकी आवाज के लिए लड़ रही है। हालांकि उसकी खुद की आवाज को इस देश का मीडिया नहीं दिखा रहा है। और जब वो वहां चली है तब से लेके तमाम उस पर हमले हुए, लेकिन मीडिया को कहीं नहीं दिखाई दिया। जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया तो उसके खिलाफ पूरा मामला इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे सचमुच वो अपराधी हो, साबित हो गए। इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस तरीके से एक आरोप के मामले में जांच चल रही है उसमें पेश किया जाता है। इसी तरीके से आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को और उनकी मदर को किस तरीके से पेश किया जाता है जैसे वो अपराधी हैं। तो यह बनाया जाता है। और इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि मीडिया किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से 2G, 3G और जाने कौन कौन जी और कौन कौन से गेट्स और सब बनते थे और उनका करते थे। इसी तरीके से आपको याद होगा बोफोर्स और सबके मामले में किस तरीके से राजीव गांधी को दागदार बनाने की कोशिश हुई थी। हालांकि हर मामले में अदालत ने निर्दोष साबित किया, लेकिन एक परसेप्शन बड़े समय तक बन जाता है, उसकी बदनामी होती है, इससे कहीं कोई दो राय नहीं, वह बनाया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं पे कुछ नहीं होता, क्योंकि संघी मीडिया है ये संघी मीडिया का चरित्र यही है और ये इसी तरीके से करता है। हालात ये हो गए हैं, इस संघी मीडिया ने पूरी तरीके से ठेका ले रखा है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए। बावजूद इसके जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी होती है, हेमंत सोरेन के साथ खड़ी होती है और तमाम बातों के लिए खड़ी होती है। एक सबसे बड़ी चीज है, आज हेमंत सोरेन के समर्थन में रांची में लाखों लाख आदिवासी जुटाए और उसने दिखाया है कि हम कैसे हेमंत सोरेन के साथ हैं और हम जानते हैं कि वह निर्दोष है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस तरीके से करना एक निश्चित रूप से पीड़ादायक है कि सत्ता के लिए इस तरह के कुकर्म किए जाते हैं। हमने चंडीगढ़ में होते कुकर्म को देख लिया है। इसके बाद आइए आप, अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके कहीं यूटी बना दिया, कहीं कुछ बना दिया और वहां के अधिकार छीन लिए। इस बात को लेकर लेह लद्दाख के लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे। 20,000 से अधिक लोग आज सड़कों पर थे, उस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे कि आप हमारे राज्य को बहाल कीजिए। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारे राज्य को बहाल कीजिए। हर जगह होता है कि यूटी से राज्य बनाया जाता है, यहां पर उल्टा हो रहा है, रिवर्स चल रहा है। इस तरह की दशा हो तो आप सोचिए। उधर चीन हमारी जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है, लद्दाख की बड़ी भारी जमीन उसने कब्जा कर ली है और इसके बावजूद तमाम हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं इन दोनों राज्यों में, लेकिन उसके बावजूद कोई सुध नहीं है हमारे प्रधानमंत्री को, न इस देश के मीडिया को, न किसी संवैधानिक संस्था को। इसके बाद राहुल गांधी जब राहुल गांधी लोगों को न्याय दिलाने के लिए जब निकले हैं तो वो जब जाते हैं देवघर में बैद्यनाथ धाम के मंदिर में दर्शन करने, तो किस तरीके से वहां के सांसद जो कारपोरेट का दलाल है निशिकांत दुबे, वो किस तरीके की साजिशें रचता है और उसके ट्वीट से पता चलता है वो कैसे साजिश रचता है। पहले वो कहता है कि जब राहुल गांधी आएंगे तो लोग भगवा झंडा फहरा करके जय श्री राम बोल करके और कैसे कैसे वो करेंगे, तो पहले ही बता देता है कि साजिश रच रहा है। दूसरा,
जब वो जाते हैं तो जाते हुए का, कोई भी मंदिर जाता है तो टीका लगा के नहीं जाता है। जब वहां जाता है तो पंडित या कोई भी होता है तो टीका लगाता है, उसके बाद निकलता है तब टीका होता है। लेकिन वो गलत वीडियो लगा करके कि देखो वहां से निकलते ही उन्होंने 2 मिनट में अपना टीका पहुंच दिया, क्या है। जबकि तीसरा एक वीडियो पोस्ट करते हैं जो कि उन्हीं के अपने लोग हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, किस तरीके से मोदी के पक्ष में लगा रहे थे, किस तरीके से जय श्री राम जो अराजकता का प्रतीक है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और उस समय जब राहुल गांधी निकलते हैं तो देखिए टीका लगा हुआ होता है, यानी खुद ही झूठ बोल रहे हैं, उनका झूठ उन्हीं का ट्वीट साबित कर देता है। इससे आप समझ। लेकिन राहुल गांधी इन सबसे न डरते हैं न डिगते हैं, वो अपनी राह चले जाते हैं। वो निकलने के बाद मजदूरों के साथ में और सबके साथ में मिले, जो कोयला मजदूर हैं, और उनके साथ में चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश की सरकार ने अडानी अंबानी के आगे सब गिरवी रख दिया है, जिस तरीके से इस देश को बर्बाद किया है उसका यह नतीजा है, और इसलिए यह हालत हो रही है। लेकिन हम आपको बचाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आवाज बनेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से आज बोकारो में जब वो थे, धनबाद बोकारो, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ है बोकारो का स्टील प्लांट, जो आज लाखों लाख लोगों को वहां रोजगार देता है, वहां के तमाम सारे लोगों के लिए वो करता है। ये तमाम सारे जितने पूरे प्लांट्स हैं, चाहे बोकारो का हो, चाहे भिलाई का हो, चाहे राउरकेला का हो, ये सब पंडित नेहरू के बनाए हुए, और जिसके कारण वहां से लेके जमशेदपुर तक ये सब कुछ कराने में उनका महान योगदान है। तो कांग्रेस के बूते आज वहां करोड़ों लोग रोटी खा पा रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं। तो इस तरह की दशा है। तो ऐसी दशा हो तो आप समझिए क्या है। लेकिन राहुल गांधी वहां जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, उनसे बात करते हैं, तो लोग खुद उनसे माइक लेकर के कहते हैं, बताते हैं अपनी समस्याएं, और उन चीजों को बेहतर तरीके से, कोई महंगाई के बारे में बताता है, कोई बेरोजगारी के बारे में बताता है, कोई और दूसरी समस्याओं के बारे में बताता है। तो यह सब अपने आप में इस बात को प्रकट करता है कि किस तरह के हालात नरेंद्र मोदी ने बना दिए हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। और जब यह बना दिए हो, लोकतंत्र की हत्या हो रही हो और जो लोकतंत्र की आवाज बनता हो उन पर हमले हो रहे हो, ऐसा ही एक उदाहरण ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी की बेटी जो है, उनकी बेटी के ऊपर हमला होता है, शर्मिला रेड्डी के ऊपर। वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई मुख्यमंत्री हैं वहां पर, जो अपने पिता के नाम को बेच करके भाजपा के साथ मिल करके पूरी सरकार चला रहे हैं। और जिस तरीके से कर रहे हैं वहां जनता परेशान है, और वाईएसआर रेड्डी को आज याद करती है कि उन्होंने जितना अच्छा किया था, आज उनका बेटा उसी तरीके से बेच रहा है और गुलाम बन गया है। लेकिन शर्मिला रेड्डी एक लड़की होने के बाद, महिला होने के बावजूद लड़ रही है, वो और उनकी साथी। उसको लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हम आपके साथ हैं, पूरी कांग्रेस आपके साथ में है, और आपकी लड़ाई में आप पे जो ये हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से आपको ट्रोल किया जा रहा है, ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। जब राहुल गांधी को ट्रोल करते हैं ऐसे लोग, तो फिर क्या कहेंगे। तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल इसके ही लिए लगा रहता है, उनके लोग लगे रहते हैं, तो वो सब मिलकर के साजिश करेंगे। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनसे लड़ने की जरूरत है। ये गली के कुत्तों की तरह से है, यदि आप इनको कड़े से जवाब देंगे तो ये भाग खड़े होंगे, वही स्थिति है। तो इसलिए आपको समझना होगा, यह लड़ाई कठिन है। इसमें असली विपक्ष कौन है, नकली विपक्ष कौन है, इसे पहचानना होगा। क्योंकि जो तमाम सारे वो दल जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर उसकी सरकार बनवाते रहे हैं, वो लोग आज भी उसी तरह का काम कर रहे हैं। उदाहरण आप ले लीजिए, नीतीश कुमार तो भाग गए, ममता बनर्जी भाग ही चुकी हैं एक प्रकार से कहिए, और वो अंदर खाते अपने को जेल जाने से बचाने के लिए
बार बार राहुल गांधी और सब पर हमला करती हैं। तो इस तरह की स्थिति, तो इसलिए सच्चे विपक्ष को आपको पहचानना होगा, सच्चे लोगों को पहचानना होगा कि कौन लड़ सकता है नरेंद्र मोदी से। तो असली लड़ने वाले को आप जब पहचानेंगे तब आप लड़ाई जीत पाएंगे, क्योंकि असली दुश्मन को पहचानना होगा और असली दोस्त को पहचानना होगा। यह काम तो आपको ही करना होगा। जय हिंद।